तो आज हम विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे हीरो की कहानी में उतर रहे हैं जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्रकाश यानी लाइट। हमारे पास 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी नोट्स हैं, कुछ हल किए हुए सवाल और एक बहुत ही दिलचस्प एजुकेशनल वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट भी है। और हमारा मिशन सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रकाश के सुपर पावर्स को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शीशे और लेंस जैसी साधारण चीजें प्रकाश को मोड़कर, इकट्ठा करके या फैलाकर हमें बहुत दूर की या बहुत छोटी चीजें दिखा पाती हैं। बिल्कुल, हम मुश्किल लगने वाले नियमों और फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक समझेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी सवाल घुमाकर पूछा जाए तो जवाब हमारे पास हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रकाश या लाइट है क्या? हमारे स्रोतों में लिखा है कि यह ऊर्जा का एक रूप है, पर एक मजेदार बात यह है कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसकी वजह से चीजों को देख पाते हैं। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में आप हैं तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही आप बल्ब जलाते हैं तो लाइट उस बल्ब से निकलकर कमरे के हर चीज से टकराती है और फिर टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। अच्छा। तब जाकर आपको वो चीजें दिखाई देती हैं। और ये प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं उसे। बिल्कुल। और इसकी रफ्तार तो कमाल की है, वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वाह! तो जब ये प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो क्या होता है? यहीं पर हमारा पहला बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। हाँ, आसान भाषा में कहूं तो लाइट का बाउंस बैक होना। जैसे वीडियो में बताया गया था, लाइट आई, टकराई और चली गई। बिल्कुल। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आती हैं तो उसे परावर्तन कहते हैं। अच्छा। और इसके 2 बहुत ही मजबूत नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। ओके। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो सीधा है कि सब कुछ एक ही प्लेन में होता है, पर दूसरा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब अगर सतह हमारे घर की दीवार की तरह खुरदुरी हो तब भी? बहुत अच्छा सवाल है। ये नियम असल में स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या चिकनी सतहों के लिए है, जैसे शीशा। दीवार जैसी खुरदरी सतह पर भी हर एक छोटे से छोटे बिंदु पर यह नियम लागू होता है। लेकिन क्योंकि सतह हर जगह अलग अलग एंगल पर मुड़ी होती है तो प्रकाश की किरणें टकराकर चारों ओर बिखर जाती हैं। अच्छा। इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी वजह से हमें शीशे में अपनी शक्ल दिखती है पर दीवार में नहीं। अच्छा, तो नियम हर जगह लागू होता है, बस सतह का फर्क है। अब अगर हम समतल दर्पण की बात करें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमारी इमेज एकदम हमारे जैसी ही क्यों दिखती है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है और उसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। इस +1 में ही सारा राज छिपा है। कैसे? प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल और सीधी है, और 1 का मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ओके, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम प्लेन मिरर से स्पेरिकल मिरर्स की दुनिया में आते हैं। हाँ, अवतल मतलब कॉनकेव और उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। इन्हें याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होती है। इसका एक बहुत आसान तरीका है। अवतल यानी कॉनकेव, इसमें केव शब्द आता है जिसका मतलब है गुफा। तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सतह गुफा की तरह अंदर की ओर धसी हो वो अवतल दर्पण है। और उत्तल? इसका ठीक उल्टा, एग्जैक्टली। जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो। ठीक है, पर इनका असली काम क्या है? ये प्लेन मिरर से अलग क्या करते हैं? यहीं पर इनकी सुपर पावर सामने आती है। कॉनकेव मिरर का एक ही सुपर पावर है, प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना यानी कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना। और कॉन्वेक्स मिरर का सुपर पावर है किरणों को फैलाना यानी डाइवर्ज करना। बस ये 2 बातें याद रख लीजिए, इकट्ठा करना और फैलाना। मिरर के सारे उपयोग और उनसे बनने वाली इमेजेस यहीं से समझ आ जाएंगी। ये तो बहुत आसान हो गया। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये पता लगाना हो तो क्या कोई शॉर्टकट या रूल्स हैं? हाँ, बिल्कुल। हमें पूरी ज्योमेट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस 4 तरह की मैजिकल किरणें हैं जिनके रास्ते हमें पहले से पता होते हैं। ओके। पहली और सबसे जरूरी किरण है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से गुजरती है। ठीक है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण ठीक इसकी उल्टी है,
जो किरण फोकस से होकर आती है वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। और बाकी दो? तीसरी किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो बहुत खास है। वो मिरर पर 90 डिग्री पर टकराती है, इसलिए बिना किसी बदलाव के उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। अच्छा, सेम पाथ पर वापस। हाँ, और चौथी किरण जो सीधे मिरर के पोल पर टकराती है वो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R का पालन करते हुए उसी एंगल पर वापस मुड़ जाती है। इनमें से कोई भी दो किरणें जहां मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है। कमाल है। तो कॉन्केव मिरर जो किरणों को इकट्ठा करता है, वो किस तरह की इमेजेस बनाता है? क्योंकि ये किरणों को असल में एक पॉइंट पर मिला सकता है, इसलिए ये ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। जैसे जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पर, तो ये सारी किरणों को फोकस पर इकट्ठा करके एक बिंदु जैसी इमेज बनाता है। लेकिन एक बहुत खास केस है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कौन सा? जब ऑब्जेक्ट को ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C पर रखा जाए। हाँ, ये मैंने एक हल्की हुए सवाल में देखा था। तब क्या होता है? तब इमेज भी ठीक C पर ही बनती है, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड। और एक और जादुई केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत करीब ले आते हैं, मतलब फोकस और पोल के बीच, तब मिरर की सुपर पावर बदल जाती है। वो एक बड़ी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाता है। शेविंग मिरर या डेंटिस्ट के मिरर में ठीक यही होता है, जहां उन्हें दांत बड़ा और सीधा देखना होता है। अच्छा, तो कॉन्केव मिरर के इतने सारे रूप हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या, जो किरणों को फैलाता है? कॉन्वेक्स मिरर बहुत सीधा साधा है। उसकी सुपर पावर है फैलाना, इसलिए वो कभी भी किरणों को असल में मिला ही नहीं सकता। नतीजा, वो हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, छोटी, सीधी और वर्चुअल। तभी इसे गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये चीजों को छोटा दिखाता है, जिससे हमें पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया, मतलब फील्ड ऑफ व्यू, दिखाई देता है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। कॉन्केव मिरर का काम इकट्ठा करना है, इसलिए वो टॉर्च और हेडलाइट में यूज होता है। हाँ, बल्ब की रोशनी को इकट्ठा करके एक सीधी बीम बनाने के लिए। और सोलर फर्नेस में सूरज की गर्मी को एक जगह इकट्ठा करता है। सब कुछ उसी एक सुपर पावर से जुड़ा है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये रे डायग्राम्स बनाने में तो मजा आ रहा है, पर मुझे डर है कि परीक्षा में तो वो सीधा पूछेंगे, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन दूरियों को नापने का कोई गणित भी तो होगा। बिल्कुल, और यहीं पर मिरर फॉर्मूला काम आता है। 1v + 1u = 1f, जहां u ऑब्जेक्ट की दूरी, v इमेज की दूरी और f फोकल लेंथ है। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम चिन्हों का सही इस्तेमाल करें, जिसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। हाँ, ये प्लस माइनस का खेल ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसका कोई आसान तरीका है? बहुत आसान है, बस 3 नियम याद रखें। नियम 1, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की दूरी u हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। नियम 2, कॉन्केव मिरर किरणों को असल में इकट्ठा करता है। उसका फोकस रियल होता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ f नेगेटिव होती है। अच्छा, कॉन्केव के लिए f नेगेटिव। और नियम 3, कॉन्वेक्स मिरर किरणों को फैलाता है। उसका फोकस आभासी होता है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ f पॉजिटिव होती है। बस इतना ही। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है, m = -dv। इसमें एक माइनस का निशान है, ये क्यों है? ये माइनस का निशान एक सीक्रेट कोड है। सीक्रेट कोड? हाँ, ये हमें बताता है कि इमेज उल्टी है या सीधी। अगर आपका जवाब मतलब m माइनस में आता है तो समझ जाइए कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर प्लस में आता है तो वो वर्चुअल और सीधी है। ये एक छोटा सा चिन्ह पूरी कहानी बता देता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश को उछालना यानी परावर्तन सीख लिया, लेकिन क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज के आर पार निकल जाए, जैसे पानी या कांच से? यहीं पर प्रकाश का दूसरा व्यवहार सामने आता है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग मीडियम में प्रकाश की रफ्तार अलग-अलग होती है। अच्छा, स्पीड बदलने की वजह से? हाँ, जैसे ही प्रकाश हवा से पानी में जाता है, वो थोड़ा धीमा हो जाता है और मुड़ जाता है। कभी पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दी है? हाँ, बिल्कुल। वो अपवर्तन का ही कमाल है। तो ये किस तरफ मुड़ता है, इसका कोई नियम है? हाँ, और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। मीडियम 2 तरह के होते हैं, विरल मतलब रेयर, जहां प्रकाश तेज चलता है जैसे हवा, और सघन मतलब डेंसर, जहां प्रकाश धीमा चलता है जैसे कांच। ओके, रेयरर और डेंसर। जब प्रकाश रेयर से डेंसर में जाता है यानी RD, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकता है। इसे याद रखने का तरीका है, RD शर्मा को नॉर्मल लोग पसंद हैं।
अरे वाह, ये तो मजेदार है। और जब प्रकाश डेंसर से रेयर में जाता है यानी डीआर, तो वो नॉर्मल से दूर हटता है। इसकी ट्रिक है, डॉक्टर को नॉर्मल लोग पसंद नहीं। हाँ हाँ, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब जब प्रकाश कांच की एक स्लैब से गुजरता है तो वो 2 बार मुड़ता होगा। तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो होता क्या है आखिर में? नतीजा ये होता है कि जो किरण बाहर निकलती है, जिसे इमर्जेंट रे कहते हैं, वो आने वाली किरण के पैरेलल ही होती है, बस अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है। इस खिसकाव को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो प्रकाश का ये मुड़ना ही लेंस के काम करने का आधार है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत मजेदार पैटर्न है। जो काम अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर परावर्तन से करता है, वही काम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस अपवर्तन से करता है। दोनों की सुपर पावर एक ही है, किरणों को इकट्ठा करना। अच्छा, तो मतलब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एग्जैक्टली दोनों ही ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण का बेस्ट फ्रेंड अवतल लेंस हुआ? एकदम सही। दोनों की सुपर पावर है किरणों को फैलाना। इसलिए अवतल लेंस भी हमेशा उत्तल दर्पण की तरह एक छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अगर आपको एक के नियम याद हैं, तो दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। वाह, तो इनके फॉर्मूले भी एक जैसे ही होंगे? लगभग। लेंस फॉर्मूला है 1v1u = 1f। यहां मिरर फॉर्मूले के प्लस की जगह बस एक माइनस है। अच्छा, बस प्लस का माइनस हो गया। हाँ, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले m = vu से वो सीक्रेट कोड वाला माइनस का निशान हट जाता है। बस ये 2 छोटे बदलाव याद रखने हैं। और अंत में एक और चीज है लेंस की क्षमता या पावर ऑफ अ लेंस, जिसे डायोप्टर में नापते हैं। ये क्या है? पावर का मतलब है कि कोई लेंस किरणों को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ता है। इसका सीधा फॉर्मूला है P = 1f। लेकिन ध्यान रहे कि फोकल लेंथ f हमेशा मीटर में होनी चाहिए। मीटर में, ठीक है। उत्तल लेंस जो कन्वर्जिंग होता है, उसकी पावर पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस जो डाइवर्जिंग होता है, उसकी पावर नेगेटिव। जब आप चश्मे का नंबर बताते हैं, जैसे -2.5D, हाँ, तो आप असल में अवतल लेंस की पावर बता रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर हम पूरे चैप्टर को एक लाइन में समेटे तो ये प्रकाश के 2 सुपर पावर्स, टकराकर लौटना यानी परावर्तन और आर पार जाकर मुड़ जाना यानी अपवर्तन की कहानी है। बिल्कुल। और कैसे हम शीशों और लेंस का इस्तेमाल करके इन सुपर पावर्स को अपने काम में लाते हैं। हाँ, और स्रोतों के आधार पर बोर्ड परीक्षा में कुछ सवाल हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? जवाब सीधा है, क्योंकि उसका सुपर पावर किरणों को फैलाना है, जिससे हमें हमेशा सीधा, छोटा प्रतिबिंब और देखने का ज्यादा बड़ा क्षेत्र मिलता है। दूसरा, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि समान आकार की वास्तविक और उल्टी छवि मिले? इसका जवाब है वक्रता केंद्र C पर। तीसरा, कांच की स्लैब से अपवर्तन का रे डायग्राम बनाने को कहा जा सकता है। हाँ, और चौथा, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस पर एक न्यूमेरिकल लगभग तय है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे एक स्रोत में बताया गया है कि अगर एक उत्तल लेंस के आधे हिस्से को काले कागज से ढक दिया जाए तो भी वो वस्तु की पूरी छवि बनाएगा। बस छवि की चमक या तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। ये हमारी इस समझ को कैसे चुनौती देता है कि छवि तो लेंस से आने वाले प्रकाश से बनती है। इस पर सोचिएगा।